नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। राहुल गांधी के पास दिल्ली पुलिस का नोटिस आ गया है। राहुल को सवालों की लिस्ट भेज दी गई है। राहुल को एक एक सवाल का जवाब देना है। इस नोटिस का मतलब है राहुल गांधी अब जो इल्जाम लगाते हैं, अब उन सब इल्जामों का सबूत देना होगा। राहुल गांधी आजकल बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं और बीजेपी उनसे सबूत मांग रही है। बीजेपी कहती है राहुल के पास सबूत नहीं है तो माफी मांगे। राहुल गांधी माफी मांगने के मूड में नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो उन्हें शेर बब्बर शेर बताने के मूड में है। विलायत से दिल्ली आए राहुल गांधी का वेलकम मोदी सरकार ने कैसे किया, क्या कहते कहते राहुल गांधी फिर फंस गए हैं, यह आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। क्या राहुल ने एक और सेल्फ गोल कर लिया? क्या कांग्रेस ने बीजेपी को मौके पर चौका मारने का एक और चांस दे दिया? राहुल की 10 मिनट की मोस्ट अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस फ्रेम की। जयराम रमेश ने राहुल को धीरे से क्या कहा, राहुल ने उसके बाद क्या जवाब दिया? जयराम ने जो कुछ भी कहा, राहुल ने जो कुछ भी सुना, बीजेपी ने उसमें यह टेक्स्ट क्यों फिट किया? राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीजेपी कान लगाकर सुन रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से ठीक पहले बीजेपी को मौका मिल गया। सोशल मीडिया पर टेली प्रॉम्प्टर और जयराम प्रॉम्प्टर वाला ट्वीट घूमने लगा। किसको क्या समझ में आया, किसको क्या सुनाई दिया? राहुल और जयराम रमेश के इस फ्रेम का सच जानने के लिए आपको गुरुवार दोपहर की पूरी टाइमलाइन देखनी होगी। बीजेपी का नारा है राहुल गांधी माफी मांगो, कांग्रेस का तराना है मोदी अडानी पर कुछ तो बोलो। देश के खिलाफ विदेश के धरती में जाकर के झूठ बोला, उसके लिए माफी मांगना होगा। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। ये टफ फाइट है। प्रो मोदी इकोसिस्टम वर्सेस एंटी मोदी इकोसिस्टम में कौन राइट है? 10 दिन के फॉरेन टूर के बाद राहुल पहली बार दिल्ली में कैमरे पर आते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 4 बार नजर आते हैं। हर बार मुस्कुराते हुए दिख जाते हैं। राहुल की एंट्री होगी तो ट्विटर पर क्या लिखा जाएगा? संसद में शेर आया का माहौल कैसे बनाया जाएगा? हिंदुस्तान का शेर वाली स्क्रिप्ट कैसे घुमाई जाएगी? राहुल को शेर बताकर किसे गीदड़ों की फौज का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर बांटा जाएगा? सबकी एडवांस प्लानिंग हो गई। राहुल की संसद में एंट्री के साथ जो पोस्टर घुमाया जाएगा वो पहले ही जगह जगह बन चुका था। राहुल की संसद के भीतर वाली कौन सी फोटो दिखाई जाएगी, वो तस्वीर भी क्लिक हो गई। राहुल की पहली एंट्री होगी तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप आगे निकल जाएंगे। माफी मांगो, माफी की मांग कर रही है, मांगेंगे क्या? राहुल जी माफी मांगेंगे क्या? राहुल की पहली एग्जिट होगी तो वो एक छोटा सा रिएक्शन देंगे, मगर चुप ही रहेंगे। ये भी पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा था। Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in parliament, then I will say what I think. राहुल माफी मांगो बनाम अडानी से मोदी का रिश्ता क्या के नारों के बीच दूसरी बार लोकसभा शुरू होते ही, हंगामा होते ही, संसद स्थगित होते ही अधीर रंजन चौधरी कैसे रिएक्ट करेंगे? राहुल कैसे सदन से बाहर निकलेंगे और बाहर आकर कैमरे पर क्या कहेंगे? सब पहले से फिक्स था। The house was adjourned in less than 10 seconds. सब सेकंड में हाउस एडजर्न हो गया। क्या बोलते हैं? This is unprecedented. We're going to do a press conference in AICC, I think, so I'll discuss it. राहुल ने कैमरे पर यह कहा और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने यह नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि हिम्मत है तो सदन में चर्चा करो। हिम्मत वाली एक ही स्क्रिप्ट हर जगह फिट, हर थोड़ी थोड़ी देर में वही बात रिपीट। यानी राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की पूरी भूमिका बांधी गई और फिर जैसे ही राहुल की एंट्री हुई, कैमरा ऑन हुआ, विक्टिम कार्ड वाला खेल शुरू हो गया। मौका मिलते ही राहुल ने वही अडानी और मोदी वाला टेप ऑन कर दिया। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है
कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूँ कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूँ कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। राहुल करीब 10 मिनट बोले, लेकिन एक जगह फंस गए। जयराम रमेश को उन्हें करेक्ट करना पड़ा। सवाल है कि राहुल ने ऐसा क्या कहा था, पहले ये सुनिए। I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of parliament. 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 बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए राहुल खुद को डिफेंड कर रहे थे, मोदी को टारगेट कर रहे थे। उनकी जुबान फिसली और उन्होंने ये कह दिया कि दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं। राहुल की बाईं तरफ बैठे जयराम रमेश को लग गया कि राहुल से सेल्फ गोल हो गया। फिर क्या था, कोर्स करेक्शन शुरू हो गया। Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for me. एक मिनट I am. एक मिनट प्लीज। See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. राहुल ने जैसे ही सेल्फ गोल किया, मौके की तलाश में बैठी बीजेपी की पूरी मशीनरी उन्हें ट्रोल करने लगी। संबित पात्रा ने तो वीडियो शेयर करके जयराम रमेश से यह तक पूछ लिया कि आखिरकार राहुल को कब तक सिखाओगे। अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा। देश ने देख लिया कांग्रेस के नेतृत्व को और देश ने नकार दिया है। तो देश के वासी अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये हमारा गलती नहीं है, पार्लियामेंट का भी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। अटैक काउंटर अटैक दोनों तरफ से हो रहे हैं। बीजेपी राहुल के पीछे पड़ी है, कांग्रेस मोदी के पीछे पड़ी है। उदाहरण के तौर पर जब राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो कांग्रेस की टाइमलाइन पर मोदी की डॉक्टर्ड फोटो घूमने लगी। कांग्रेस की एडिटेड इमेज को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पीएमओ की ताजा तस्वीर से जोड़कर दिखाया, एक और झूठ फैलाया। यह सिलसिला यही नहीं रुका, प्रो राहुल इकोसिस्टम के जो मन में आया वो फैलाया। जैसा दिल चाहा वैसा अंग्रेजी टेक्स्ट चिपकाया, मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काया। मगर बीजेपी जो सवाल पूछ रही है,
जिस बात के लिए राहुल से माफी की मांग कर रही है, न राहुल उसका जवाब दे रहे हैं, न कांग्रेस उस पर बोलने को रेडी है। जल्दी प्रेस करनी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। बेबुनियाद, बेफतूर की बातचीत करना उनकी फितरत बन गई, उनकी आदत बन गई है। राहुल गांधी जी, आपके अहंकार से तो हम लोग परिचित हैं। आप मनमोहन सरकार में ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं, लेकिन राहुल गांधी, आपका अहंकार देश से बड़ा नहीं है। मोदी पर अटैक करने के लिए राहुल ने एक बार नहीं, कई बार लोकतंत्र खतरे में है का ढोल बजाया। पहला एक्सपेरिमेंट भारत जोड़ो यात्रा था, दूसरा एक्सपेरिमेंट लंदन में हुआ और तीसरा एक्सपेरिमेंट लंदन से वापस लौटने के बाद दिल्ली में हुआ। राहुल संसद में पहुंचे तो लोकसभा स्पीकर से मिले, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने क्या नैरेटिव दिया? उन्होंने वही कहा जो राहुल की लाइन है, कांग्रेस की लाइन है, और वो ये है कि मोदी बोलने नहीं देते। राहुल जी मुलाकात किए हैं स्पीकर साहब से, सदन चलने का जरूर, हम तो जरूर गए थे। राहुल गांधी जी स्पीकर साहब से मुलाकात की, दरखास्त की स्पीकर साहब को कि स्पीकर साहब, मेरे खिलाफ इतने बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं, मैं तो यहाँ थे नहीं, तो मैं अब तो आ गए हैं, तो मैं इसका जवाब देना चाहते हैं, आप मुझे मौका दिया करो, क्योंकि ये मेरा अधिकार होते हैं। सदन से चले नहीं, और ये और एक रिकॉर्ड मोदी जी बना दिया कि सदन बैठते ही आधा मिनट के अंदर सदन खत्म। मोदी जी की जमाने में और एक रिकॉर्ड, मोदी जी हर चीज में प्रथम प्रथम करते हैं ना, ये भी प्रथम हो गया। अगले तारीख हो सकता कि आधा मिनट भी ना लगे, अगले जमाने में ये हो सकता कि सदन ही ना रहे देश में, बहुत कुछ हो सकता, सभी प्रथम होगी। तो हमें राहुल गांधी जी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन ये पीछे से चिल्लाते हैं राहुल गांधी भागे, राहुल गांधी सदन में आओ। अरे हम लोग हिम्मत से कहते हैं कि मोदी सदन में आओ और अदानी की बात रखो। राहुल जी एक हाथी है जो सदन के अंदर जाती है तो खलबली मच जाती है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल फौरन ट्विटर पर आ गए और शब्दशः वही कहानी सुनाई जो वो सुनाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बस यही स्क्रिप्ट घुमाई। जरा भी वो ऐसा जाहिर नहीं कर रहे हैं कि वो माफी मांगना चाहते हैं, वो उल्टे इस प्रकार का रवैया कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा देशभक्ति का काम करके आए। मैं समझता हूँ कि माफी मांगने से आदमी बड़ा बनता है, वो अपने छोटे मन और छोटी सोच का परिचय दे रहे हैं, स्वयं को और स्वयं की पार्टी को भी बहुत ही छोटे स्तर पर लाके खड़ा कर। क्रोनोलॉजी समझिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल पूछते हैं मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। शाम होते होते कांग्रेस भी यही लाइन लेकर बैठ जाती है। कौन क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, क्या फैला रहा है, मोदी को सब पता है। इसीलिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी ऑल आउट अटैकिंग मोड में है। संसद में मोदी के साथ उनके कैबिनेट के सारे टॉप मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। विरोधियों के नैरेटिव को कैसे काउंटर करना है, इसकी स्ट्रेटजी बनती है और इसका रिजल्ट कैमरे पर दिखता है। पहले मैं सोचता था राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है, उनकी मानसिक आयु 5 साल से ही कम लगती थी मुझे, वो जिस ढंग की बातें करते थे। लेकिन इस बार जिस ढंग से आलोचना देश के बाहर जाके उन्होंने की है, देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है, वो सच्चे भारतीय नहीं है। मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मेरे जैसा लोग तो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, जिसने देश को पूरी दुनिया में, जो भारत लोकतंत्र की जननी है, और ये अमेरिका इंग्लैंड को कह रहे हैं भारत के लोकतंत्र को बचाइए। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ का संसद गिरवी है। तो जो भारत
उनके लोकतंत्र को गाली दे, अपमानित करे, उनके चेहरे से दिख रहा था दोष भाव, उनके चेहरे पर वो तेज नहीं था और उनको मालूम है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग टूल किट के इशारे पर ये काम किया। मोदी फ्रंट फुट पर हैं, विपक्ष को यह पता है, इसलिए स्ट्रैटेजी उधर भी बन रही है। हाथ से हाथ जुड़ रहे हैं। संसद ठप करके संसद के बाहर मोदी के सारे विरोधी एक साथ जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। सैंपल देखिए, खड़गे ने फारूक अब्दुल्ला को अपनी ओर खींचा। आरजेडी, अखिलेश, केजरीवाल, केसीआर, लेफ्ट, मोदी विरोधी सारी पार्टियों ने मिलकर संसद के बाहर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इस तरह शुरू हो गया मोदी के खिलाफ नया झगड़ा। यानी अडानी ने भी बना दी मोदी विरोधियों की जोड़ी और ईडी ने भी दे दी मोदी विरोधियों को एक मंच पर आने की थ्योरी। दीदी की पार्टी संसद के भीतर नकाब पॉलिटिक्स करती है, वेल में जाकर सत्ता पक्ष की तरफ उंगली उठाती है, शोर शराबा मचाती है, कांग्रेस की हाथ से जोड़ो हाथ से दूरी बनाती है, लेकिन वो भी टारगेट प्रधानमंत्री को ही करती है। नोट करने वाली बात यह है कि लाल टोपी पहने समाजवादी पार्टी के एसटी हसन भी हाथ से हाथ जोड़ते हैं। राम गोपाल यादव और शफीकुर रहमान बर्क भी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिखते हैं। यानी गुरुवार को मोदी विरोधी सियासी जुगलबंदी दिल्ली में तो दिखती है, लेकिन शुक्रवार को बंगाल में अखिलेश और ममता की मीटिंग फिक्स हो जाती है। टीएमसी पहले से ही कांग्रेस से अलग मोर्चा बनाए बैठी है। यानी मोदी हटाओ के सपने देख रहे नेताओं वाले इस कैंप में कोई और ही सियासी खिचड़ी पक रही है, जिसमें राहुल के लिए कोई जगह नहीं है। इसी खेमे में केजरीवाल भी है। केजरीवाल के सांसद भी खड़गे के साथ दिखते हैं। ये तो अडानी अडानी करते करते सीधे मोदी को ही गिरफ्तार करने की डिमांड लेकर बैठ जाते हैं। बार बार वही पोस्टर लहराते हैं, लेकिन ये 24 के लिए अलग टीम सेलेक्ट कर चुके हैं, राहुल की टीम को रिजेक्ट कर चुके हैं। शराब घोटाले के बाद जासूसी कांड में मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज होता है तो केजरीवाल वहां भी मोदी वाला टैक्स चिपकाकर बैठ जाते हैं। यानी मोदी विरोधी इकोसिस्टम अडानी वाली लाइन पर भी मोदी को घेरने की फिराक में है और ईडी सीबीआई वाली लाइन पर भी माहौल बनाने की फिराक में है। फिलहाल ये खेमा भले ही अलग अलग दिख रहा हो, लेकिन 24 आते आते सारे एक ही लाइन पर मिल जाएंगे, एक ही भाषा में बोलने लगेंगे और मोदी को ही टारगेट करेंगे। और अब बात इमरान खान की, जो पिछले 72 घंटे से लाहौर के अपने जमान पाक के घर में बंद हैं। वो डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे कि कहीं गिरफ्तार न हो जाएं। लाहौर में इमरान के घर को पुलिस ने घेरा हुआ है। इमरान ने भी अपनी पहरेदारी बढ़ा दी है, अपने कार्यकर्ताओं की फौज जमा कर ली है। इसके अलावा आज लाहौर पुलिस ने सनसनीखेज दावा किया कि इमरान की सुरक्षा में आतंकवादी भी तैनात हैं और वही उन्हें बचा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब इमरान अपने घर में फंसे हुए हैं तो उन्हें एक मुल्क बहुत याद आ रहा है, और वो है हिंदुस्तान। इमरान नियाजी को 1971 का युद्ध भी याद क्यों आया? पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए आतंकवादियों का सहारा लिया? हमारी इतला है कि ज़मान पार्क के अंदर जेलों से निकलने वाले दहशतगर्द भी मौजूद हैं। खुदा जाने कौन थे, खुदा जाने वो क्या हरकतें कर रहे थे। क्या इमरान खान ने पाकिस्तान के 2 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़वा दी? गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स को इस्तेमाल करके, जैसे मैंने पहले कहा, पंजाब की पुलिस पर हमलावर करा दिया। लाठी, डंडे, आंसू गैस, गोलियां, पेट्रोल बम। इमरान की गिरफ्तारी के लिए इन सब का इस्तेमाल हुआ। 24 घंटे तक लाहौर और इस्लामाबाद की पुलिस जद्दोजहद करती रही, लेकिन इमरान को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसीलिए यह सवाल पूछा गया कि पुलिस फोर्स का पूरा इस्तेमाल होने के बाद भी इमरान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जवाब आज मिल गया है। जवाब यह है कि लाहौर और इस्लामाबाद की पुलिस को रोकने के लिए इमरान ने आतंकवादियों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान की मीडिया की माने तो इमरान खान के जमान पार्क के घर में खैबर पख्तूनख्वा के आतंकवादी मौजूद थे। नवाज की पार्टी के एक बड़े नेता ने दावा किया है
कि जमान पार्क के अंदर आतंकवादी थे। अगर एक गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स दूसरे सूबे की फोर्स के सामने खड़ी हो जाए और जब हमारी इतला है कि जमान पार्क के अंदर जेलों से निकलने वाले दहशतगर्द भी मौजूद हैं और क्या हम पाकिस्तान के अंदर कौन सा खेल खेल रहे हैं ये इंटेलिजेंस अदारों समेत दीगर अदारों को मालूम नहीं है। आज जमान पार्क में किसकी क़यादत में क्या कुछ हो रहा है, अब कोई चीज पोशीदा, कोई राज नहीं रह गया। जिस तरह से इमरान के घर जमान पार्क के अंदर से पुलिस पर हमला हुआ है, उससे इन दावों में दम नजर आता है। एक दो नहीं, कई वीडियोस वायरल हैं जिनमें इमरान खान की पार्टी के कथित कार्यकर्ता पुलिस पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। जैसा कि पेट्रोल बम से हमले का यह वीडियो, जब पुलिस जमान पार्क में दाखिल होने की कोशिश करती है, सीधे पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम मारे जाते हैं ताकि वो जिंदा जल जाएं। खुद पंजाब पुलिस के आईजी बता रहे हैं कि उनकी फोर्स के ऊपर पेट्रोल बम से जानलेवा हमला हुआ। जब ये मजीद पुलिस फोर्स भेजी गई तो आगे से पहले से तैयार हुए हुए मुसल्लह जत्थों ने पुलिस के ऊपर हमला भी किया और डंडे बरसाए, पेट्रोल बम्स फेंके, पत्थर जो पहले से तैयार थे वो मारे गए और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी काम किए गए जिसकी वजह से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। ग्रीन बेल्ट्स को जलाया गया, बिजली के खंभों को जलाया गया, फिर पुलिस की गाड़ियों पे हमले शुरू हुए, रेंजर्स थी साथ, रेंजर्स की गाड़ियों पे हमले हुए, रेंजर्स के सिपाहियों पे पेट्रोल बम मारे गए। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ किस्म की जो एड इन गाड़ियाँ थीं और हमारी ऑपरेशनल व्हीकल्स थीं उनको भी आग लगा दी गई। पुलिस वालों को ये हुक्म दिया गया था कि वो कोई असलहा कैरी नहीं करेंगे, यानी असले से मुराद कोई भी ऐसा वेपन जिसमें गोली हो, चाहे वो रबर बुलेट हो। तो तमाम नफरी इंक्लूडिंग CCPO, DIG ऑपरेशंस और SSP साहिबान बग़ैर किसी वेपन के थे। ये इंटरेस्टिंग बात इस वजह से है कि आज से पहले जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस आई हैं उसके अंदर हमने जो पुलिस वाले भेजे हैं उनमें SP या DSP के पास ज़रूर असलहा होता है, लेकिन टू एंश्योर कि मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो, बल्कि बिल्कुल ना हो, हमने यही सिलसिला रखा और इसको जाके जब एग्जीक्यूट करने के लिए वो मजीद नफरी वहाँ गई तो एग्जीक्यूट करना तो दरकिनार, शदीद तरीन हमले किए गए और रेंजर्स की गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। भले ही पंजाब पुलिस कह रही हो कि पेट्रोल बम से जानलेवा हमला किया गया, लेकिन इमरान की पार्टी इससे इनकार कर रही है। उल्टे वो ये दावे कर रहे हैं कि हमला करने वाले लोग सरकार के ही थे। देखिए कि जब एक डिजाइन होता है ना, तो उस इतने बड़े मजमे में चंद लोगों को वहां पहुंचा देना जो वहां खराबी करें, वहां मतलब है एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करें, तो हुकूमतों का बाएं हाथ का काम है। ये हमारी तारीख भरी हुई है, जलसों में सांप छुड़वा देना, पानी लगा देना, अपना गाली गलौज करवा के लोगों को आपस में उलझा देना, ये कोई नई बात नहीं है। खुदा जाने कौन थे, खुदा जाने वो क्या हरकतें कर रहे थे। ऐसे एक नहीं कई सारे वीडियोस हैं, जैसे कि इस वीडियो में इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता जमान पार्क के अंदर से पुलिस को गुलेल से निशाना बना रहे हैं। इसी वीडियो पर कई पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि जमान पार्क को इमरान खान ने नई लाल मस्जिद बना दिया है। यह तो कल की बात है, अब जरा आज की तस्वीरें भी देख लीजिए। वैसे तो इमरान की गिरफ्तारी पर आज सुबह तक की रोक थी। PTI के कार्यकर्ताओं को अंदेशा था कि पुलिस कहीं एक बार फिर से इमरान की गिरफ्तारी की कोशिश न करे, इसीलिए आज सुबह से ही जमान पार्क पर PTI के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। बाकायदा बड़े बड़े पत्थरों को कूट कूट कर छोटे छोटे पत्थर तैयार किए जा रहे थे ताकि पुलिस पर पथराव किया जा सके। पुलिस पर हमले के लिए लाठी डंडे तैयार किए जा रहे थे। सबूत आपके सामने है, सारे कार्यकर्ताओं के हाथों में लाठी डंडे थे। एक और बड़ा सबूत देखिए, इमरान के समर्थकों के पास बड़ी आरी है, ये लकड़ी काटने के लिए लाई गई है ताकि इससे डंडे तैयार किए जा सकें। खुद कबूलनामा सुनिए। लकड़ी काटने के लिए लकड़ी क्यों काटते हैं?
इससे डंडे बनवाना है, इससे डंडे बनवाना है ना। अच्छा हाँ ना, तो डंडे ये इनको बना के दिए अपने डंडे? हाँ दिया है ना। अच्छा, तो ये मर्दान से लेके आए आप? मर्दान से। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है, मिस्त्री। अच्छा अच्छा, लकड़ी काटने का काम नहीं करते? हाँ, लकड़ी काटने का काम नहीं करते आप? क्यों नहीं करता है सर? मैकेनिक तो नहीं लकड़ी काटता नहीं यार। ये हमारे साथ है ना, हेल्प करेगा ना। यानी अगर पुलिस ने आज भी इमरान की गिरफ्तारी की कोशिश की होती तो उन पर हमला एक बार फिर से होता। लेकिन फिलहाल लाहौर हाईकोर्ट ने आज भी इमरान के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। इमरान की गिरफ्तारी पर कल यानी 17 मार्च तक रोक लगा दी गई है। इसके अलावा रविवार को लाहौर में होने वाली इमरान की रैली पर भी रोक लग गई है। कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं, यानी आर्मर्ड कार मंगवा ली। आर्मर्ड कार सोचे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है। तीसरा अस्पताल वहां, सबसे बड़े खैराती इदारे हैं इस मुल्क की तारीख में। एक यूनिवर्सिटी नमल, दूसरी अभी अल कादर, सब खैराती गरीबों के लिए। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की। अब से कुछ देर पहले लाहौर में पाकिस्तान के पंजाब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें यह साफ साफ कह दिया गया है कि इमरान के जमान पार्क के घर के अंदर आतंकवादी मौजूद थे। एक आतंकवादी का नाम तो पंजाब पुलिस ने खुद ले लिया है, जो 8 साल की जेल काट कर आया था। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया है जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक है, मौलाना सूफ़ी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था, 8 साल कैद काट के आया और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है और केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कहने को कुछ नहीं रह जाता, यानी यह साफ है कि इमरान आतंकवादियों के पीछे छिपे हुए थे। इमरान पर आरोप सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने पुलिस पर हमले के लिए केपीके के आतंकवादियों का इस्तेमाल किया, बल्कि इमरान खान पर दूसरा बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान और पंजाब की पुलिस को आपस में भिड़वा दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान खान की पार्टी की सरकार है, इसीलिए इमरान खान की सुरक्षा में गिलगित बाल्टिस्तान पुलिस के कमांडोज भी तैनात रहते हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट मिनिस्टर मरियम औरंगजेब का आरोप है कि इमरान ने पंजाब पुलिस पर गिलगित बाल्टिस्तान के कमांडोज से हमला करवाया। गिलगित बाल्टिस्तान की फोर्स को इस्तेमाल करके, जैसे मैंने पहले कहा, पंजाब की पुलिस पर हमलावर करा दिया। जैसे पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में जब इसकी हुकूमत थी तो पंजाब पुलिस पर हमलावर और वफाक की पुलिस पर हमलावर करा दिया। और अगर अदालत रिलीफ देना चाहती है तो फिर ये वारंट क्यों, ये वारंट गिरफ्तारी क्यों? अगर एक अदालत वारंट देकर बुलाती है, पुलिस को कहती है गिरफ्तार करके पेश करो, पुलिस जाती है गिरफ्तार करने, अपने सर फड़वाती है, जख्मी होती है। 65 लोग इस वक्त अस्पताल में, किसी के बच्चे नहीं है जो आवाम की हिफाजत के लिए वहां जाते हैं। और ये जो इमरान खान साहब जो है ना, ये अपने साथ अब खान ना लगाए, खान तो क्या बहादुर कौम होती है। जब दरवाजा खटकता है किसी के घर का तो क्या अपने बच्चों को बाहर कोई भेजता है कि जाओ पता करो, मुझे पकड़ने आए तो तुम पकड़े जाओ? औरतों को बाहर भेजता है, सीना तान के जाओ बाहर। लेकिन ये सियासी लीडर नहीं है, ये चोर है, फॉरेन एजेंट है, मुल्क के खिलाफ साजिश करता है। इसीलिए अब पाकिस्तान सरकार ने कार्रवाई की। पाकिस्तान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान के आईजी मोहम्मद सईद का ट्रांसफर कर दिया है। उनकी जगह डार अली खान खट्टक को गिलगित का नया आईजीपी बनाया गया है। वहाँ पे जो जैमर भी मौजूद था उनका,
वहाँ पे उनकी पुलिस फोर्स, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक 12 बंदे थे। इसके अलावा कोई मिनिस्टर आते थे या जाते थे, उनके साथ उनकी एस्कॉर्ट्स होती थी। और जब आप इस्लामाबाद में फिरे ना अगर आप, तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स अपने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक फिर रही हैं। अपने कार्यकर्ताओं, आतंकवादियों और गिलगित के पुलिस वालों के पीछे छुपने के बाद आज इमरान खान एक बार फिर से नजर आए। वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। यानी कोई किसी ने उनको तंग नहीं किया, लेकिन उन्होंने जुल्म किया। ठीक, किसी मौलाना की तरह बात कर रहे थे। अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि मुश्किल वक्त में ही इंसान लीडर बनता है। शुक्र यह है कि किसी कार्यकर्ता ने पलट कर नहीं पूछा कि इस मुश्किल वक्त में आप बंकर के नीचे क्यों छुपे हुए थे। मुश्किल इंसान को सिखाती है, मुश्किल वक्त इंसान को मजबूत करता है, मुश्किल वक्त इंसान को लीडर बनाता है। कोई लीडर आज तक मुश्किल वक्त अगर उससे ना गुजरा, वो लीडर नहीं बनता। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना कि ये अल्लाह हमें आजमाता है। तो इसलिए ये याद रखना कि ये जब होता है ना, डंडे पड़े, कुछ हो, कोई जेल में चला गया, इससे घबराना नहीं चाहिए। ये इंसान की आजमाइश है। लेकिन जब इंसान ये मुश्किल वक्त से निकल जाता है और सब्र करता है मुश्किल वक्त पे और जद्दोजहद करता है, तो फिर अल्लाह उन इंसानों को, उस कौम को नवाजता है। इससे घबराया नहीं करते कि आज ये हो गया, पुलिस ने डंडे मार दिए, ये पुलिस अब कल आपके सामने सलूट मारेगी। शाम होते होते इमरान खान कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए बाहर भी आ गए और एक बार फिर से वही घिसी पिटी पुरानी बातों का टेप बजा दिया। इमरान को इस वक्त हिंदुस्तान और बांग्लादेश की बहुत याद सता रही है। वो भारत की तरक्की देखकर बहुत ज्यादा जल भुन गए हैं। मैंने 26 साल में क्या देखा कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आगे निकला। 80 की दहाई तक मैं जब हिंदुस्तान मैच खेल के आता था पाकिस्तान, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दिहाई में अपनी आंखों के सामने उनको आगे निकलते देखा। लेकिन जो सबसे तकलीफ दे चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि बांग्लादेश, जब वो बांग्लादेश बना था, मुझे अभी भी याद है, कहते थे जी देखे शुक्र है अलहदा हुआ, हमारे ऊपर बोझ था। आज बांग्लादेश आगे निकल गया। और जिधर इन्होंने पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये वक्त है आप सबके ऊपर अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई। इमरान खान ऐसा ड्रामा करने में बहुत माहिर हैं। वो भले ही लीडर बनने की बात कर रहे हों, लेकिन पिछले 2 दिनों में पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि कैसे इमरान खान जेल जाने से डर रहे थे। इसीलिए उन्होंने ये पूरा ड्रामा किया। अब पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि आखिर इमरान को इतना डर क्यों लगता है। तारीख में दूसरा रुख भी लिखा जाएगा, और वो दूसरा रुख यही है कि ये वो वाहिद सियासतदान है जो बड़े सगीर में गिरफ्तारी देने भी के लिए तैयार नहीं है। जबकि हमारे यहाँ बड़े सगीर में तो ये रवायत रही है कि जब पुलिस आ जाए, जब कानून हरकत में आ जाए, तो सियासतदान ख़ुद सरेंडर कर देते हैं और ख़ुद विक्ट्री का निशान बनाते हुए, फतह का निशान बनाते हुए जेलों को जाते हैं और वो ससुराल समझते हैं जेल को अपना। लेकिन खान साहब हैं कि वो जेल जाने को तैयार ही नहीं है और कानून की बात नहीं मान रहे। हमारे जो गांधी से लेके जिन्ना तक और जिन्ना से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक सब जो हैं वो कानून को सरेंडर करते रहे हैं। भुट्टो के पास क्या अवामी ताकत नहीं थी, लेकिन जब भी पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने गई है उन्होंने तो कभी रजिस्ट नहीं किया। बेनज़ीर ने कभी रजिस्ट नहीं किया, नवाज़ शरीफ ने कभी रजिस्ट नहीं किया। तो मेरा ख्याल है ये गलत रवायत डाल रहे हैं। ये तो दहशतगर्द ऐसा करते हैं या ऐसे लोग करते हैं जिनके पास असला होता है। इमरान के विरोधी उनके इस डर को पूरी तरह से पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं। अगर इमरान जेल चले जाते तो हीरो बन जाते। सियासत में हर नेता जेल जाने को सेलिब्रेट करता है, वो इसे हुकूमत का जुल्म बताता है। लेकिन इमरान ने यह मौका खो दिया और उन्हें डरपोक साबित करने का मौका शहबाज शरीफ को मिल गया। एक शख्स, सियासी शख्स, अपने आप को कानून से अब बालातर समझता है। हर अदालत को, चाहे वो अदालत उज़्मा है, चाहे वो अदालत आलिया है, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे वो दूसरे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं, हर इदारे को वो डिफाई कर रहा है और टोटल नेकेड डिफाइंस है। यानी रैली में तो वो जा सकते हैं, दूसरे वो मसरूफियात उनको अटेंड कर सकते हैं, अदालतों में जाना
उनके लिए मुहाल है। अदालत में जाना तो दूर की बात है, उनके जंगलों को तोड़ा जाता है और धावे बोले जाते हैं और जजेस के ऊपर फिक्र कसे जाते हैं। हमने तो रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पे लगा दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।